नमस्ते बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आपका टॉपिक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं एक पॉइंट को डील करूँगी। आप सर्वप्रथम ये बताइए कि ये असीमित जो विभिन्नताएं हैं हम अपने आसपास देखते हैं चारों तरफ, या समुंदर देखें या पहाड़ देखें या मरुस्थल देखें, तो इस तरह का जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग अनेक तरह के जीवों को साथ में रहते हुए भी देखते हैं कि बहुत भिन्नता है। जैसे समुंदर में व्हेल भी रहती है, बहुत सारे इकाइनोडर्माटा जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सब रहते हैं, स्पॉन्जेस भी रहते हैं। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जीव समुंदर में पाई जाती है। प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। धरती पर मरुस्थलीय जो भूमि है उनकी अलग वहाँ पौधे मिलते हैं, जीव मिलते हैं। हम लोग के एरिया में अलग मिलता है। तो इस तरह से आप फ्रेश वाटर वाली मछली भी आप देखे होंगे, रोहू, ये सब। तो अलग अलग जीव की बनावट है और एक साथ वो रहते हैं और बहुत बड़ी भिन्नताएं हैं, असीमित। तो आपको ये जान के लगता होगा कि कैसे इतने सारे जीव तरह तरह के बने होंगे। तो ये बने हैं, लाखों वर्ष इसमें लगे हैं और तब जाकर ये आज जैसा हम लोग देखते हैं ये दिखाई पड़ता है। तो हम लोग की आयु इतनी छोटी है, उस पूरे कालखंड को देखने से हम लोग इसके बारे में जल्दी से कुछ भी नहीं समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये ग्रेजुअली क्रमशः क्रमिक विकास करते करते लोगों ने, एरिस्टोटल के ज़माने से ही इसके बारे में लोगों ने सोचा और उसको समझने का प्रयास किया। ऐसा अनुमान है कि 1 करोड़ जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, जिसमें हम लोग मुश्किल से 10-20 लाख तक ही अंदाज़ा है कि हम लोग पहचान पाए हैं। और ये कहाँ मिल रहे हैं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारा देश भी इसमें शामिल है। यह है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो भूभाग है, उसमें मैक्सिमम मात्रा में सारे डाइवर्सिटी वाले विभिन्न पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं। इसलिए इसको, इस जोन को मेगा डाइवर्सिटी जोन कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ है, तो ब्राज़ील है, चिली है, पेरू है, चीन है, इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ऐसे बहुत सारे, आप नक्शा देखकर, जो वर्ल्ड का नक्शा है उसमें और भी सारे देशों को पहचानेंगे। जैसे इक्वाडोर है। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी जंगल है। हमारे देश में भी मालूम ही है कि हमारा जो हिमालय है वह इसका रिजर्वॉयर है एक तरह से। अभी भी बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स है जिसको अभी लोग पहचाने नहीं हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत बड़ा मेजर वो हम लोग की संपदा है। तो इसलिए आज की तारीख में हमें इन सब बातों को अच्छे से समझना है कि ये हमारे रिसोर्सेज भी हैं और ये हमारे जितना डाइवर्स होंगे उतना ही ज़्यादा जीव जंतु की सुरक्षा हो पाएगी और अधिक से अधिक जीव रहेंगे। आप लोग सुनते होंगे कि अभी सब कुछ एक्सटिंक्ट हो रहा है या मर रहा है या अब वो नहीं मिल रहा है। तो ये सब तेज़ी से ये सब घटना भी घट रही है। इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम डाइवर्सिटी को समझें। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम तो सुना ही होगा, मेरे ख्याल से बहुत लोग नाम जानते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम जैव विकासवाद का सिद्धांत और वर्गीकरण की प्लांट्स एनिमल्स को कुछ न कुछ तरह से क्लासिफाई करना चाहिए, वर्गीकृत करना चाहिए, इस ओर पहला कदम उन्होंने उठाया था। अपनी किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, इसमें इसका उदाहरण है। अब आप लोग समझें कि ये कैसे उन्होंने क्या शुरुआत की। तो उनका कहना था कि जीवों के कुछ मूल गुण होते हैं और उसके आधार पर ही हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक नियम बनाया कि सभी जीव जो हैं, जो भी जटिल और नए जीव हैं,
वह कभी न कभी अत्यंत सरल पुराने जीव से उनकी उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि मूल जो गुण धर्म है वह आज भी कुछ हद तक कायम है। और इस तरह से बहुत सारा परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन क्यों होता है? ये होता है जो प्रकृति में वातावरण जिसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण, उसमें अनेक परिवर्तन ये इस लाखों वर्षों में हुआ है। और उसके तरह से जीव में, पौधों में, सब में, पेड़ों में ये सब परिवर्तन होते गया है। तो अब हम लोग आ जाते हैं असल पॉइंट पर। तो वो है कि जो अर्नेस्ट हैकेल और रॉबर्ट विटिकर, इन्होंने पूरा एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बनाया और कैटेगराइजेशन किया है। तो विटिकर ने क्या प्रस्ताव दिया है? विटिकर ने प्रस्ताव दिया है कि 5 बड़े जगत में हम सारे जीव जंतु पेड़ पौधों को बांट दें। तो उनका आधार क्या है? उनका आधार है कि वह एक कोशिकीय जीव के हैं कि बहुकोशिकीय जीव के हैं, या फिर वो विषमपोषी हैं या स्वपोषी हैं, उनका वृद्धि जो है वह कितना ज़्यादा हुआ है या कितना कम हुआ है, यानी कि जो उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है उसका। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने आधार बनाया और इस आधार पर उन्होंने 5 जगत में सारे जीव जंतुओं को बांटा है। सबसे पहला है मोनिरा। वह एक यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय, और ख़ास करके उसको हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक। अब आप लोग इस शब्द का मतलब समझिए कि जहाँ बहुत ही प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, एकदम जो पहले जो हुआ था वो, उसमें क्या है तो वो न्यूक्लियस और ये सब उतना डिस्टिंक्ट नहीं है। और ये बैक्टीरिया और बहुत ज़्यादा आर्च बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये सब हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हैं और वो इसी पर निर्भर करते हैं कि या तो स्वपोषी भी हो सकते हैं या विषमपोषी भी हो सकते हैं। तो यह मोनिरा एक अपना बैक्टीरिया वाला, आर्च बैक्टीरिया वाला एक जगत है। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम देखते हैं कि थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स भी आएंगे, लेकिन स्वपोषी, विषमपोषी, लेकिन उसके साथ साथ अब वो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब होता है कि वैसी कोशिकाएं जिनमें सभी अंग कोशिकांग के सब स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और सब इनक्लोज्ड है एक झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में। न्यूक्लियस भी अपने एक झिल्ली में बंद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, गोल्जी काय भी। तो इस तरह से वह एक डेवलप्ड फॉर्म है। तो वो जो प्रिमिटिव था अब ये बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म है। इसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और बाद में इसमें बहुकोशिकीय भी, मल्टी सेलुलर भी देखा जाता है। इसमें स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी। जैसे एल्गी स्वपोषी है, स्वयं अपना भोजन बनाता है, लेकिन डाइटम है, प्रोटोजोआ है, वो निर्भर करता है। तो ये प्रोटिस्टा जगत है। तीसरा जगत है फंजाई, फफूंदी, जो यूकैरियोटिक सेल्स के बने रहते हैं। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय तक इनका विकास है, बहुत सारा। ये भी एक बड़ा सा जगत है और ये बिल्कुल ही विषमपोषी होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा, मतलब दूसरे पर निर्भर करेगा ही, अपना ये भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये फंजाई है। फंजाई बहुत सारा है। फफूंदी आप लोग जानते ही हैं, म्यूकर है, ईस्ट है। तो इस तरह से ये मोस्ट कॉमन है और भी आप लोग जब पढ़ेंगे तो मैं उसको और बताऊंगी। इसके बाद 3 हो गया। अब चौथा नंबर है प्लांटे। प्लांटी मतलब पादप जगत का पूरा संसार जो कि बहुकोशिकीय है और स्वपोषी है, और वह एकदम छोटे से लेकर बड़े बड़े जो पेड़ हैं वहाँ तक इंक्लूड किए गए हैं। ये बहुत बड़ा जगत है और इसको फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग लास्ट जो 5वां नंबर है एनिमेलिया। एनिमेलिया जो है वो जंतु जगत है और इसमें विषमपोषी होगा क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं।
ये ईकैरियोटिक सेल से स्टार्ट होंगे और बहुत बड़े बड़े सेल जो है धीरे धीरे टिश्यू बनाएंगे, फिर अंग बनाएंगे और फिर अंग तंत्र बनाएंगे। और ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोग बड़े पैमाने पर इसमें देखेंगे। तो ये एनिमेलिया जो जगत है इसको हम लोग समझेंगे। समझने से पहले आप समझिए, ये जगत को अंग्रेजी में कहते हैं किंगडम। किंगडम के नीचे अब समूह, छोटे से छोटे समूह होते चले जाएंगे। तो किंगडम के नीचे जो है वो है फाइलम, और फाइलम के नीचे है वर्ग, क्लास, और क्लास के नीचे है फैमिली यानी कुल, और फैमिली के नीचे है जीनस यानी कि वंश, और सबसे अंतिम जो स्पीसीज़ है वही एक जीव होगा, एक व्यष्टि, एक ऑर्गेनिज्म होगा। तो उसी वंश का, उसी कुल का वो ऐसे करके छोटे छोटे समूहों में बनते जाते हैं और अंत में स्पीशीज़ एक अकेला जीव होता है। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से उन्होंने बनाया है। हम लोग इसी को धीरे 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 देखेंगे कि कैसे शरीर का विकास हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे टिश्यू से, सेल्स के समूह से टिश्यू बने, टिश्यू के समूह से ऑर्गन बने और ऑर्गन सिस्टम बने। इसी को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अब आप स्टार्ट करें। तो पहला नंबर है पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम से ही पता चलता है कि इसमें छेद होगा बहुत सारा। तो बहुत, पोर मतलब होता है छेद, तो छेद है बहुत सारा। पोरीफेरा जो है वह सबसे शुरुआती जीव है। इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा जाता है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही है। बाहर से बाह्य एक कंकाल जैसा कठोर रचना है और ये स्थिर रहते हैं, ये गति नहीं करते हैं और ये एक जगह जमे रहते हैं। ये स्पेशली मैरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। इनके अंदर जो इतना छेद है उसमें एक वाटर कैनाल है जो कि पानी ले लेकर सब कोशिकाओं को पहुंचाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, और इसी तरह से इनका काम चलता है। इनका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल तो स्पॉन्जेस है, और एक और आप लोग याद कर लें साइकॉन। तो ये पोरीफेरा है। अब इसके आगे जो बनेगा, जो विकास हम आपको सिखा रहे हैं, तो ये पहला नंबर हो गया फाइलम। अब हम लोग सीखेंगे आगे, वह है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा मतलब होता है, जो आप उसको वर्ड लिखेंगे तो सिलोम। सिलोम मतलब एक कैविटी होता है कि उसके अंदर एक कैविटी है, और कैविटी कैसा है तो इसको सीखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यह सिलेंट्रेटा सब जो हैं वह अकेले भी रहते हैं और समूह में भी रहते हैं। अकेले जब रहते हैं तो उसे हम हाइड्रा कहते हैं, वो हाइड्रा है यानी सिंगल एक ऑर्गेनिज्म रहता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो कोरल जैसे है, वो बड़े बड़े समूह मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिप्लोब्लास्टिक, यानी 2 सेल का ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बॉडी बनता है और इसमें आउटर और इनर, और बीच में पूरा एक कैविटी है। इस तरह से है ये। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्रम विभाजन, आपको मैंने पहले भी सिखाया है, श्रम विभाजन यानी सेल डिफरेंशिएशन। जब जब विकास होगा तो सारे सेल एक ही काम को नहीं करेंगे, कुछ सेल दूसरा काम करेंगे, कुछ सेल दूसरा काम करेंगे। तो इस तरह से जो है श्रम विभाजन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, हिंदी में विभेदीकरण कहते हैं। और इससे जो है विकास होगा कि हर सेल का अपना अपना काम होगा, जो ग्रुप में, टिश्यू में बनकर वो एक खास काम को करेगा। तो इसके ऊपर पेरिस्टोम है, उसमें टेंटैकल्स हैं जिसे वो अपना शिकार पकड़ते हैं, लेकिन वह भी एक जगह पर जमे ही रहते हैं, उनमें भी गति नहीं है। तो ये भी मैरीन में ही है, यानी समुंदर, लवणीय जल में ही ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद 3rd नंबर है प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस में हम लोग देख रहे हैं कि ये फीता कृमि वर्ग है, नाम से ही पता चलता है। यह चपटा है और चपटा होने से यह क्या काम करता है,
तो इसका अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोर 3 सेल का स्तर का अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। डेवलपमेंट आप धीरे धीरे देखते जाइए। तो त्रिकोर बना है, इसमें 2 हाल्व्स इक्वली है, तो इसको बोलते हैं बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी कि 2 ऐसे, तो ऐसे हुआ तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, इसके भीतर एकदम इक्वल भाग में हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है तो इसे चपटा या फ्लैट वर्म कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के चलते जो एक्टोडर्म बाहर वाला, बीच वाला मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी अब इसमें कुछ ऑर्गन बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। ये टिश्यू से थोड़ा ज़्यादा ऊपर का चीज़ बनते जा रहे हैं, ये प्लैटीहेलमिन्थेस। इसमें फ्री भी है, प्लानेरिया जो कि फ्री एनिमल है, वो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लिवर फ्लूक है और टेप वर्म है, ये सब पैरासाइट है, पैरासिटिक है। तो यहाँ 2 तरह से हम लोग देखते हैं। इसके बाद आपका चौथा नंबर आता है नेमाटोड्स। नेमाटोड्स जो हैं वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं, यानी कि द्विपार्श्वीय सममित। आप हिंदी भी, सब हम हिंदी भी सिखाते रहते हैं। द्विपार्श्वीय सममित और त्रिकोर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 लेयर, 3 स्तर का ये बॉडी बन रहा है। अब इसमें फॉल्स एक ठो बोलते हैं, सीलोम का उदय हुआ है, फॉल्स। लेकिन लगता है जैसे कि अब इसमें कुछ और भी कुछ बन रहे हैं। तो ये अभी पूरा ट्रू सीलोम नहीं बना है, ये फॉल्स है, तो कूट सीलोम इसको कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है, यह भी पैरासाइट्स है सभी। इसका कॉमन नेम है राउंड वर्म। राउंड वर्म से क्या तात्पर्य है कि अगर इसको हम लोग एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटेंगे तो एक राउंड स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, तो इसीलिए इसका नाम है राउंड वर्म। राउंड वर्म है, पिन वर्म है, ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। और ये क्या काम करते हैं, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है, वो है डायमॉर्फिक है। ये डायमॉर्फिक का अर्थ होता है कि मेल फीमेल जो है वह अलग अलग थोड़ा दिखता है, और फीमेल जो है वो ज़्यादा इसमें लंबा है। तो यह एक डायमॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब होता है आकार, और डायमिन मतलब 2। तो 2 तरह का आकार इसमें हमको मिलता है नेमाटोडा में। इसके बाद हम लोग आते हैं एनेलिडा। एनेलिडा जो है अर्थवर्म, जोक वगैरह है, कॉमन ये सब बहुत है, हम लोग सब देखते हैं। सब बच्चों को अर्थवर्म देखना बहुत पसंद होता है, उस पर नमक छींट देते हैं तो वो ऐसे पीछे भाग जाता है। तो उसमें उत्तेजना जो है क्रिया, वो बहुत तेज़ी से हम लोग देख सकते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट्स आप करते ही होंगे, घर में सब बच्चे करते हैं ये सब काम। तो ये सब देखने से आपको समझ में आता है कि ये काफ़ी डेवलप्ड जंतु है, और ये पूरा इसमें ट्रू सीलोम है, सेगमेंटेड बॉडी है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही, बायलैटरल सिमेट्रिकल तो है ही। ये तो चल ही आ रहा है, अब ये इससे आगे और बढ़ेगा। तो ट्रू सीलोम है और बॉडी सेगमेंटेड है। तो बॉडी सेगमेंटेड होने से हर पार्ट पर अलग अलग जो है स्ट्रक्चर सब बने हुए हैं, जो कि अलग अलग कार्यों को करते हैं। नेफ्रिडियोपोर्स यहाँ जो है नर्वस सिस्टम डेवलप है, अभी आपको हम बता रहे थे। फिर इनका पाचन तंत्र भी आरंभ हो जाता है ट्रू सीलोम होने से, और फिर नीचे एनस भाग भी है। तो ये सब इसमें दिखता है। फिर इसका एक खासियत है कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का हिंदी शब्द सीखिए कि ये उभयलिंगी है, यानी दोनों सेक्स मेल और फीमेल एक ही जीव पर, एक ही पर अवस्थित है। तो यह भी एक खास बात इसमें आती है। ये अर्थवर्म और लीच बहुत वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आप लोग कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो ये नहीं देखे होंगे। इसके बाद आता है, तो ये सेगमेंटेड बॉडी आप ध्यान से सोच लेंगे कि ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद आता है आपको ऑर्थ्रोपोडा। क्या आता है? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा नाम से ही पता चलता है जॉइंटेड है। ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंट, तो ये जॉइंटेड लेग्स हैं बने हुए,
और इसका बॉडी सेगमेंटेड है, पूरा बजाते, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इसमें माउथ है, एनस है, सब है, कंपाउंड आइज है, एंटीना है, जो वेल डेवलप्ड है। और जो जॉइंटेड लेग है वो पूरा ही वेल डेवलप्ड है। इसका लेकिन ये लार्जेस्ट जो है फाइलम है, तो इसलिए इसको हम लोग कई सारे भागों में बांटा गया है, क्रस्टेशिया, मीरियापोडा, एरेक्निडा और इंसेक्टिसीडा। इंसेक्टिसीडा इसमें सबसे बड़ा है। तो जितने कीट हैं, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, ये सब हम लोग इसके अंदर देखते हैं, तितली सब है। और क्रस्टेशिया में प्रॉन, मीरापोडा में जो चलता है कनगोजर कहते हैं वो, एरेक्निडा में मकड़ा। ये सारा इसका एग्जाम्पल्स है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये है। इसमें और एक ख़ास बात है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है जो कि पूरे में फैला रहता है, पूरे बॉडी को काटने से उसमें पूरा में फैला हुआ है, और कोई बंद नलिकाएं इसमें नहीं बनी है। बॉडी एक्सचिटिनियस है, कॉकरोच में तो बहुत ही अच्छा इसमें दिखता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं मॉलस्का। मॉलस्का जो है वो ऊपर से कैल्केरियस बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और ये अंदर से इसका सीलोम सब बहुत रिड्यूस हो गया है, लेकिन थोड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किडनी वगैरह हल्का सा लगता है कि बन रहा है। तो ये है, ये सब फ्रेश वाटर में भी होता है, मैरीन वाटर समंदर में भी होता है। ये घोंगा सितुआ हम लोग बोलते हैं, यूनियो पाइला वगैरह इसका एग्जाम्पल है। यह भी एकदम से द्विपार्श्वीय सममित है और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अब इसके बाद आता है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा नाम से ही पता चलता है कि डर्म मतलब होता है चमड़ा और इकाइनो मतलब होता है कांटा। तो पूरे शरीर पर कांटा है और ये काफ़ी डेवलप्ड हैं। इनके ट्यूब फिट होता है जिससे ये चलते हैं। ये एकदम से मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, और इसमें पूरा नर्वस सिस्टम ये सब भी थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, और ट्यूब फीट के सहारे वह पानी में चलते हैं और सारा न्यूट्रिशन ये सब प्राप्त होता है। ये स्टार फिश है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। आपके लेबोरेटरी में आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स पूरा टोटल कहलाते हैं। तो जगत को, एनिमल जगत को बांटा गया है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोकॉर्डेटा। प्रोकॉर्डेटा ऐसा है कि ना वो इनवर्टिब्रेट्स में आता है और ना वर्टिब्रेट्स में आता है, वो एक ज्वाइनिंग है। प्रकृति में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ज्वाइनिंग है, लेकिन वो ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, वातावरण से अपना रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन इसका मुख्य बिंदु आप लोग समझिए, इसमें एक नोटोकॉर्ड है। जो एम्ब्रियोनिक जब भी ग्रोथ शुरू होता है उसमें एक नोटोकॉर्ड है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, बाद में वो ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है, ये वर्टिब्रेट की ओर जाने का रास्ता खुल रहा है। तो ये नोटोकॉर्ड जो है यह एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है और बाद के दिनों में वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन ये अलाउ करता है नर्व कॉर्ड को और गट यानी एलिमेंट्री कैनाल को अलग अलग करने में, ये इसका बड़ा भूमिका है। और इसके बाद इससे लगे लगे बहुत सारे अन्य अंग सब भी बनने लगते हैं। तो इसका कॉमन एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस और बेलेनोग्लॉसस। इसका चित्र आपकी किताब में सबका चित्र दिया गया है, आप लोग अपने से बार बार उसको बनाएंगे और समझेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में ज़्यादा आएगा। जो जो मैंने कहा उसको भी ध्यान से सुने और फिर अपना आकलन करें कि क्या ठीक है नहीं है। ये सारी बातों को आप और भी गहराई से समझेंगे। तो आज के लिए आपको एक सवाल मैं देती हूँ कि जो पॉरीफेरा है उसके अंदर किस प्रकार से भोजन और जल और ऑक्सीजन का उनको प्राप्ति होती है। तो इसका उत्तर आप लोग
बताएंगे। अगली क्लास में मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।